धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की तैयारी एकदम लल्लन टाप तरीके से चल रही होगी। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने मन पसंदीदा मंच पर, यानी कि उत्कर्ष परिवार के इस ऑनलाइन मंच पर। और मई जून के बाद से बच्चे अब हमारा जो रथ है वो चल चुका है जुलाई अगस्त की तरफ। क्या? जुलाई अगस्त की तरफ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जुलाई अगस्त से संबंधित कुछ बातें। इसके बाद से सितंबर अक्टूबर का जो है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चे, है ना। तो इस तरीके से ये जो रिवीजन का सिलसिला है वो चल रहा है और आशा करते हैं कि आप इस रिवीजन के सिलसिले को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आप सभी को और साथ में आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को दमदारी से शेयर कर दें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को, सखियों को, सभी को बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है। और इस उम्मीद से, इस विश्वास से कि आपको इस क्लास से फायदा हो रहा होगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और बिना देर किए हुए, जैसा कि मैंने बताया है कि जुलाई अगस्त 2024 का यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न कि सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर का चुनाव किया गया है? कौन सा शहर है जिसको कि सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज 2024 इसमें बच्चे चुनाव करने के लिए भाग लिया गया है। तो याद रखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा शहर है बच्चे, तो प्रश्न का उत्तर होगा क्या? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाराणसी। क्या उत्तर होगा? वाराणसी होगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी ऑप्शन संख्या नोट कर लेना, बी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो कि सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के एक शहर का चुनाव किया है जिसका नाम है वाराणसी। लगे हाथ याद रखना कि वाराणसी को हम लोग बच्चे संगीत के शहर के रूप में भी जानते हैं। मतलब यूपी में अगर आपसे कोई पूछ ले साहब किस शहर को संगीत का शहर कहते हैं, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संगीत का शहर कहते हैं हम वाराणसी को। इसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना कि संगीत का शहर हो गया वाराणसी। अगर पूछा जाए, क्या अगर पूछ लिया जाए साहब कि ये जो संगीत का शहर है, ये जो म्यूजिक सिटी है वाराणसी, हमने 20 बार आपको बताया होगा कि वरुणा प्लस 80 इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। क्या? वरुणा प्लस 80 इन दो नदियों के संगम पर स्थित है वाराणसी। और साथ में हमने ये भी बताया है कि जो वाराणसी है वो गंगा के बाएं तट पे स्थित है। क्या? गंगा के बाएं तट पे स्थित है, इसको भी नोट कर लेना। लगे हाथ हमने कल बताया था कि भारत का जो पहला शहरी रोपवे था वो यहाँ पर, भारत का जो पहला शहरी रोपवे था, भारत का पहला शहरी रोपवे, अगर कोई पूछ ले साहब कि भारत का पहला शहरी रोपवे इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो भारत का जो पहला शहरी रोपवे है इसकी शुरुआत की गई है वाराणसी में। और जो प्रोजेक्ट यहाँ पर हमने रखा है ना, इस प्रोजेक्ट का नाम है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। क्या? पर्वतमाला जो परियोजना है इसका नाम हमने रखा है पर्वतमाला परियोजना। ठीक है, पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है इसका नाम हमने रखा है। तो ये भी ध्यान दो कि प्रश्न का उत्तर होगा वाराणसी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा बच्चे? बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में किसे शामिल किया गया है? भारत का पहला साहित्य शहर पूछा जाए। देखो, अगर बात करें यहाँ पर पुणे में, कल हमने पढ़ाया था आपको कि भारत का पहला जो संविधान पार्क है ये कहाँ पर, तो भारत का पहला संविधान पार्क आपको दिखाई देगा कहाँ पर बच्चे? पुणे में दिखाई देगा भारत का पहला संविधान पार्क। क्या? भारत का जो पहला संविधान पार्क है ये कहाँ पर मिलेगा? पुणे मिलेगा भारत का पहला संविधान पार्क। सिमिलरली अगर बात करें तो भारत की पहली जो वैदिक घड़ी है, भारत की पहली वैदिक घड़ी यह कहाँ पर मिलेगी? तो भारत की पहली जो वैदिक घड़ी है, अगर पूछा जाए कि साहब भारत की पहली जो वैदिक घड़ी है इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई, तो भारत की पहली जो वैदिक घड़ी है बच्चे यह शुरू किया गया कहाँ पर? तो यह शुरू किया गया है उज्जैन में, है ना, भारत की पहली वैदिक घड़ी। अगर बात करें साहित्य शहर का तो ये हो जाएगा केरल का कोझिकोड। क्या होगा? केरल का कोझिकोड ये भारत का पहला साहित्य शहर है बच्चे, ध्यान रखना। जबकि अगर पूछा जाए कि पहला जो संविधान साक्षर जिला था ये कहाँ पर था, तो केरल में ही था पहला संविधान साक्षर जिला। और ये केरल में कहाँ पर था पहला संविधान साक्षर जिला? अगर पूछा जाए तो यह केरल के कोल्लम मिलेगा। कहाँ पर? केरल के कोल्लम में पहला संविधान साक्षर मिला था। तो ये भी ध्यान रखना बच्चे। इसके अलावा हमने कल डिस्कस किया था कि भारत की जो पहला राज्य है जिसने एआई शिक्षा को अनिवार्य किया है उसका भी क्या नाम है, तो उसका भी नाम है केरल। एआई यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर खोली गई है? केरल में ही, केरल के तिरुवनंतपुरम में खोली गई है। यानी प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से किस जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो बायोप्लास्टिक पार्क हमने स्थापित करने की घोषणा की है कहाँ पर? यह हमने स्थापित करने का घोषणा किया है लखीमपुर खीरी में। प्यारे
प्यारे बच्चे याद रखना, ये जो लखीमपुर खीरी है, क्या ये जो लखीमपुर खीरी है, अगर देखा जाए लखीमपुर खीरी से, तो मेरी बात सुनना, लखीमपुर खीरी सबसे पहले ध्यान रखो, क्या ध्यान रखोगे बच्चे, कि जो लखीमपुर खीरी है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। किस आधार पर? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर कोई पूछ ले कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यूपी का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल के आधार पर है, इसका नाम क्या है? लखीमपुर खीरी। क्या नाम है? लखीमपुर खीरी। ये हमने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बता दिया आपको। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए लखीमपुर खीरी से कि साहब जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर मिलेगा? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। तो इसको भी नोट कर लो कि दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर मिलेगा? लखीमपुर खीरी मिलेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आई बात समझ में? और यहाँ पर हमने बता दिया ये सारी बातें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, गोंडा हो गया, इसके अलावा महाराजगंज हो गया, बहराइच हो गया, ये यहाँ पर नहीं होगा प्रश्न का उत्तर। तो पहला जो बायोप्लास्टिक पार्क खोला जाएगा, कहाँ पर खोला जाएगा? लखीमपुर खीरी में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है, किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत की गई है कहां पर बच्चे? झारखंड में। यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, झारखंड होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा बच्चे? झारखंड होगा इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन ध्यान रखना, भारत का अगर पूछा जाए कि भारत का पहला जो कोयला खनन परियोजना था, ये कौन सा था? तो भारत का पहला जो कोयला खनन परियोजना था, अगर बात करें तो भारत का पहला कोयला खनन परियोजना अगर देखा जाए तो ये मिलेगा रानीगंज में। कहाँ पर? भारत का पहला जो कोयला खनन परियोजना था, ये कहाँ पर मिलेगा? तो रानीगंज में मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। रानीगंज में मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि वेस्ट बंगाल में रानीगंज में मिलेगा, इसको भी नोट कर लो। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? झारखंड। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा? बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है 1 जुलाई 2024 को डायरिया रोको अभियान की शुरुआत किया है? तो देखो बच्चे, डायरिया जब बरसात आती है ना, तो बारिश के मौसम में डायरिया का जो प्रकोप है, बारिश के मौसम में डायरिया का जो प्रकोप है ये बढ़ता जाता है। क्या? बारिश के मौसम में अगर देखा जाए तो डायरिया का जो प्रकोप है वो बढ़ता, जैसे इस समय डेंगू का प्रकोप चल रहा है कि जैसे बाढ़ आती है, अब बाढ़ आने के बाद जब पानी चला जाता है तो डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। सिमिलरली बारिश के मौसम में जो डायरिया का प्रकोप है, ये आप देखोगे कि दिखाई देगा अपने उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा। और ऐसी दशा में जब डायरिया का जो प्रकोप है, इसको मिनिमाइज करने के लिए डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की जाती है। और ये शुरू कहाँ से हुआ डायरिया रोको अभियान की? तो डायरिया रोको जो अभियान है बच्चे, इसकी शुरुआत की गई कहाँ पर? तो प्रश्न का उत्तर होगा साहब उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में होगा प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन संख्या लिख देना सी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। यानी कि अगर डायरिया रोको अभियान की बात करें तो इसकी शुरुआत कहां पर होगी? यूपी में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? क्या भाई? प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा जो सैन्य स्टेशन है, अगर इसकी बात कर लें तो यहां पर लिखा है गोरखपुर मिलिट्री स्टेशन, जयपुर मिलिट्री स्टेशन, आगरा मिलिट्री स्टेशन और लखनऊ मिलिट्री स्टेशन। अगर बात करा जाए यहाँ पर बच्चे तो ध्यान दो कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा जो सैन्य स्टेशन है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। क्या नाम है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। यानी ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जयपुर मिलिट्री स्टेशन इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नोट कर लेना बी। चलो आगे बढ़ते हैं। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहां पर हुई? देखो, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन एक संस्था है बच्चे जो चीनी के विकास के लिए काम करती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय जो चीनी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय जो चीनी संगठन है बच्चे, अगर पूछा जाए कि साहब जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है इसका मुख्यालय। कहाँ पर? लंदन में है इसका मुख्यालय। याद रखना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। कब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है, यहाँ पर ध्यान रखना कि इसकी बैठक अभी हाल ही में कहाँ पर हुई? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई बच्चे? नई दिल्ली में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? लंदन में है। स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की जो बैठक हुई थी, ये आपको याद रखना है। देखो भाई, अगर चीनी का उत्पादन हम देख लेना तो चीनी का जो सर्वाधिक उत्पादन है, क्या चीनी का जो मैक्सिमम उत्पादन है, यह किया जाता है किसके द्वारा? तो चीनी का मैक्सिमम जो उत्पादन है यह किया जाता है किसके द्वारा?
तो ये बच्चे ब्राजील के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने यहाँ भारत में बच्चे कहीं ना कहीं चीनी का योगदान भी बढ़िया है। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन आप देखेंगे तो अपने यूपी में होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। साथ में याद रखना कि भारत की जो पहली चीनी मिल थी उसकी स्थापना हुई थी कब? तो भारत की पहली चीनी मिल अगर बात करें तो ये स्थापित हुई थी प्रतापपुर देवरिया में। क्या भारत की जो प्रथम चीनी मिल है, भारत की जो पहली चीनी मिल है, इसकी स्थापना हुई थी कब? तो भारत की प्रथम चीनी मिल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी प्रतापपुर देवरिया में। भारत की प्रथम जो चीनी मिल है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई प्रतापपुर देवरिया में। प्रतापपुर देवरिया में हुई थी इसकी स्थापना, याद रखना है ना। प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है? तो भारत का कौन सा शहर है जिसको कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब देखो, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अगर बात करें टैग दिया गया है, या फिर अगर पूछा जाए कि भारत का पहला शहर जिसको कि हम देख रहे हैं किस रूप में, तो भारत का पहला शहर बच्चे जिसको कि हम यहाँ पर देख रहे हैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को अगर देखा जाए तो इसको अगर देखा जाए यह दिया गया है किसको? श्रीनगर को। किसको बच्चे? श्रीनगर को यह तमगा दिया गया है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी। अब देखो, श्रीनगर को दिया गया, श्रीनगर क्यों दिया गया है? तो श्रीनगर को हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद को बढ़ावा के लिए दिया गया है। किसके लिए? तो देखो, श्रीनगर को अगर बात करें तो हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद, हथकरघा और हस्तशिल्प जो उत्पाद है, हस्तशिल्प उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा और हस्तशिल्प जो उत्पाद है बच्चे, इसको बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, यानी कि हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद हो जाएगा। इस प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं, अगले डेटा पर चर्चा करें। यहां पर समझना कि जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है, क्या वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है? अगर पूछा जाए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में कि साहब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का फायदा क्या होगा, तो बच्चे श्रीनगर के जो सामान्य उत्पाद हैं, जैसे क्यों क्या है बच्चे, तो श्रीनगर का जो शॉल है या श्रीनगर की अन्य जो चीज़ें हैं ये आपको फायदे में मिलेगी। शॉल हो गया या अन्य सारी चीज़ें हैं, ये आपको बेनिफिट होगा इसका, यानी प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को पुनर्स्थापित किया है? तो महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को फिर से स्थापित करने का काम किसने किया है? उत्तर होगा बच्चे किसके द्वारा? तो यह किया गया है, याद रखना, पाकिस्तान के द्वारा। दरअसल पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की एक प्रतिमा लगी थी, लगभग 9 फीट ऊंची थी, और ये लगी थी बच्चे 2019 में। सुनना मेरी बात, 2019 में लगी। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, तो जो कट्टरपंथी उन्होंने 2020 में क्या किया था? इसको तोड़ दिया था। अब इसको फिर से आप देखोगे तो स्थापित कर दिया गया है, और इस बार जो स्थापित किया गया है ये आपको मिलेगा बच्चे कि पाकिस्तान में इसको स्थापित किया गया है। प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल है, अगर पूछ लिया जाए भाई इसकी स्थापना कहां पर होगी, तो एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल है, यहां पर देखोगे तो सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल यह मिलेगा कहां पर? तो 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो एयर इंडिया द्वारा सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल है ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू किया गया। क्या आंध्र प्रदेश में अमरावती में क्या किया गया भाई? तो स्थापित किया जाएगा। और ये बन करके तैयार कब होगा? तो ये 2026 तक बन करके तैयार होगा, यानी ये पूर्ण होगा कब तक? 2026 तक। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, तो अमरावती होगा इस प्रश्न का उत्तर, याद रखना 2026। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है संज्ञान ऐप को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संज्ञान ऐप की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा, या रेलवे सुरक्षा बल? उत्तर होगा साहब संज्ञान जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया है आरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है बच्चे? तो ये 3 नए जो आपराधिक कानून है, क्या भारत में जो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए 1 जुलाई को, भारत में 3 नए जो आपराधिक कानून हैं 1 जुलाई 2024 को लागू हुए थे, इन 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में ये जानकारी उपलब्ध कराता है। तो 3 नए आपराधिक कानून ये लागू हुए कब? 1 जुलाई 2024 को, और इसी के बारे में ये क्या करता है? जानकारी उपलब्ध कराता है। यानी प्रश्न में उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल क्या है? देखो भाई, जैसे हमने बताया कि एक संविधान पार्क बनाया गया पुणे में। उद्देश्य क्या था कि जिन्होंने भारत के संविधान में योगदान दिया था उनके बारे में, एक उनकी उपलब्धियों के बारे में सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा। सिमिलरली अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल था, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का क्या काम था भाई? तो जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है ना, इसको ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश की जो महान विभूतियाँ हैं इनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश की जितनी महान विभूतियाँ हैं इनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
और ये जो यूपी की महान विभूतियां हैं, इनके बारे में जानकारी उपलब्ध कहाँ पर कराई जाएंगी? तो इनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी लखनऊ में। यानी कि अगर पूछा जाए प्रेरणा स्थल का जो निर्माण होगा ये कहाँ पर होगा? तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का जो निर्माण होगा ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगा। कहाँ पर? यूपी के लखनऊ में होगा। प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखो भाई, लाल सिर वाले, अगर तुमसे पूछ रहे, सुनना मेरी बात, कि भाई भारत में सबसे ज्यादा सारस कहाँ पर मिलेंगे? तो भारत में सबसे ज्यादा सारस आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। ध्यान से सुनो, जो भारत में सबसे ज्यादा सारस हैं ये कहाँ पर मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। भारत में सबसे ज्यादा सारस, एक बात तो यहाँ से ध्यान रखना। इसके बाद से अगर तुमसे बात कर लें कि चलो ठीक है भाई सारस, अब उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? इटावा में। इसलिए आप देखोगे तो जो सारस हैं ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। क्या है? राजकीय पक्षी भी है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पहला जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है, इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। कहाँ पर? यूपी के महाराजगंज में। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में क्या होगा? तो ये बच्चे आपको दिखाई देगा कि भारत का विश्व का जो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है कहाँ पर? तो यूपी के महाराजगंज में आपको ये दिखाई देगा, है ना। यानी कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो गिद्धों की आबादी घटती हुई है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए भाई गिद्धों की आबादी के लिए कौन सी दवा जिम्मेदार थी, जल्दी से बताओ, है ना। बहुत बढ़िया। और सभी बच्चे भाई वीडियो को दमदारी से एक बार लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। क्या भाई? लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। सभी बच्चे लाइक और शेयर करते रहो अच्छे से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर कह रहा है कि हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई? अभी हमने कल पढ़ाया था कि दुबई में विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट खोला जा रहा है। क्या? कल ही हमने डिस्कस किया था कि दुबई में विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट खोला गया था। तो दुबई में जो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसको ध्यान रखना कि साहब विश्व का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ऑब्वियसली कि दुबई में खोला गया विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। दुबई में खोला गया विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। लेकिन यहां पर थोड़ी अगर बात कर लें कि विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट चलो दुबई में खोला गया, अगर तुमसे पूछ लें कि विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज कहां पर की गई, तो गुफा पेंटिंग जो खोज किया गया है ये इंडोनेशिया में खोज किया गया है। बहुत ही पुराना गुफा पेंटिंग है, याद रखना। तो प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। लेकिन ध्यान दो कि एक गुफा जो आपसे पूछा जाता है गुफा पेंटिंग, मध्य प्रदेश में कुछ गुफा पेंटिंग है, तो उनसे सवाल भी बहुत बनता है, इसको भी एक बार देख लेना। इसी तरीके से अजंता और एलोरा की गुफाएं भी प्रश्न बनता है कि साहब जो अजंता है इसका क्या मामला है, एलोरा क्या मामला है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि अजंता की जो गुफाएं हैं यहाँ पर गुफाओं की संख्या है 29, एलोरा की जो गुफाएं हैं यहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 34 है। ये भी दोनों ध्यान रखना अगर बात करें हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। क्या? अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, है ना। चलो अब देखो बच्चे, यहाँ पर एक प्रश्न देखना और बताते रहना। यूनेस्को की एक विश्व धरोहर समिति है, इसकी 46वीं बैठक की मेजबानी कौन से देश के द्वारा की गई? जल्दी से कमेंट कर बताओ कि यूनेस्को का एक विश्व धरोहर समिति है, इसके 46वीं सत्र की मेजबानी की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? कमेंट करके बता दो बहुत अच्छे से। और मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग बच्चे जानते होंगे, क्योंकि बच्चे देखो अभी क्या हुआ है, तो 41वां जो आप देखोगे विश्व धरोहर स्थल में भारत शामिल हुआ है, या 42वां जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें भारत, आप देखोगे भारत में अभी 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, आपको पता है 41वां कौन सा है, 42वां कौन सा है, 43वां कौन सा है। ये अगर डिस्कस करें तो 41वां आपको पता है कि भाई कौन सा स्थल है, तो आप देखोगे ना तो पश्चिम बंगाल में आपको एक स्थल दिखाई देगा 41वां। कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है शांति निकेतन। 42वां की बात करें तो 42वां कौन सा हो जाएगा? होशालेश्वर मंदिर हो जाएगा, जो कहां पर है? कर्नाटक में। और 43वां की अगर बात करें तो 43वां हो जाएगा बच्चे कौन सा? अभी हाल ही में 43वां शामिल किया गया असम में जो अहोम एम्पायर हैं इनके मोइदम से। क्या होंगे? असम में जो अहोम एम्पायर्स हैं इनके मोइदम्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो अभी बैठक कहाँ पर हुई बच्चे? भारत में हुई। और भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल है, ये भी ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो 43 विश्व धरोहर स्थल है बच्चे। प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, अगर अगले प्रश्न पे चर्चा करें तो अगला कह रहा है क्या बच्चे? अगला कह रहा है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो ग्लोबल इंडिया एआई जो शिखर सम्मेलन है 2024 इसका भी आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका भी आयोजन बच्चे भारत में ही हुआ। और अगर पूछा जाए भारत में कहां, तो भारत में बच्चे नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। आपने एक बिल्डिंग का नाम सुना होगा भारत मंडपम। क्या?
जो भारत मंडपम है यहीं पर इसका आयोजन हुआ, यानी प्रश्न में उत्तर होगा भारत मंडपम। ऑप्शन संख्या हो जाएगा बी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में घर घर सोलर पहल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? घर घर सोलर पहल शुरू किया गया है। देखो हम चाहते हैं कि अपना जो प्यारा उत्तर प्रदेश है वो सोलर में अच्छा करे। क्या? सोलर में अच्छा करे, लगातार बेहतर करे। तो टाटा पावर के द्वारा क्या किया गया है कि एक अभियान शुरू किया गया है, घर घर सोलर पहल। किसके द्वारा? टाटा पावर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मित्र वन नामक पर्यावरणीय पहल की शुरुआत की है? देखो जुलाई और अगस्त के महीने में अच्छी वर्षा होती है, तो अगर आपने पेड़ लगाया हुआ है तो पूरी संभावना है कि ये पेड़ बच जाएंगे। तो हमने क्या किया बच्चे, लगभग 35 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा। मेरी बात ध्यान सुनना, 35 लाख जो वृक्षारोपण है इसका लक्ष्य रखा था एक दिन के अंदर अंदर, और पूरे समय में हमने कई करोड़ का लक्ष्य रखा था कि भाई अब इस ये जो न सिर्फ लक्ष्य रखा जाएगा बल्कि कंप्लीट करने के बाद उनका पालन पोषण भी होगा। और ये जो पहल है, ये मित्र वन जो पहल है अपने उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। जबकि हमने कल पढ़ा था उत्तराखंड की एक पहल जो कि खगोल विज्ञान से संबंधित थी, नक्षत्र सभा के नाम से आपने देखा होगा। वो कहां से संबंधित थी? उत्तराखंड से। इस प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन जो टैक्स है ये शून्य कर दिया है? हाइब्रिड कारों का मतलब है बच्चे कि पेट्रोल अथवा जो डीजल है इसके अलावा ध्यान देना कि पेट्रोल और डीजल के अलावा हाइब्रिड कारों का जो इस्तेमाल होगा ये कहाँ पर होगा? तो पेट्रोल और डीजल के अलावा अगर बात करें तो हाइब्रिड कारों का जो इस्तेमाल हो रहा है इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रिक भी होगा, है ना। तो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं कार। अब हाइब्रिड कारों का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है ये अगर देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य कर दिया। क्या कर दिया? शून्य। इसका बेनिफिट क्या है आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले तो ये प्रमोट होगा कि लोग हाइब्रिड कार लेंगे। अभी देख लो भाई, जो हाइब्रिड कार है ना इसकी कीमत बड़ी महंगी है, तो प्रमोट जब किया जाएगा ना तो कुछ ना कुछ तो छूट मिल ही जाएगा। तो हाइब्रिड कारों को प्रमोट किया जाएगा, इससे लोग क्या करेंगे? तो एक तो ये इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के फ्रेंडली है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की बात करें, देखो 1 जुलाई को देखोगे तो 1 जुलाई को हम लोग कई दिवस मनाते हैं। जैसे जीएसटी डे अगर पूछ लिया जाए तो 1 जुलाई हो जाएगा। इसी तरीके से जीएसटी डे के अलावा अगर बात करें तो डॉक्टर्स डे की बात करें, डॉक्टर्स डे, तो ये डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? तो डॉक्टर्स डे को याद रखना, जो डॉक्टर्स डे है या चिकित्सक दिवस है ये हम लोग मनाते हैं कब? तो ये हम लोग मनाते हैं 1 जुलाई को। इसी तरीके से जीएसटी डे हो गया, डॉक्टर्स डे हो गया। अगर 1 जुलाई को बात करें जीएसटी और डॉक्टर्स के अलावा, तो यहाँ पर तुम ध्यान देना कि 1 जुलाई को ही हम एक और दिवस मनाते हैं, और उस दिवस का नाम क्या है भाई? तो उस दिवस का नाम है एसबीआई डे। एसबीआई बैंक की जो स्थापना दिवस है ये भी हम लोग मनाते हैं, तो एसबीआई डे हो गया। अब बचा क्या अपने पास? तो प्लास्टिक जो बैग दिवस है ये 3 जुलाई को मनाते हैं। जुलाई में एक और चीज़ पूछी जाती है 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या 11 जुलाई को मनाते हैं क्या बच्चे? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो नोट करना, 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक बात है, ये भी बहुत पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाते हैं हम लोग 11 जुलाई को। इसी तरीके से एक सवाल 28 जुलाई को लेकर के भी पूछा जाता है कि 28 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 28 जुलाई को अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। क्या विश्व हेपेटाइटिस दिवस अगर पूछा जाए तो यह मनाते हैं क्या? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। और इसी तरीके से 29 जुलाई की बात करें तो 29 जुलाई को अगर देखा जाए तो 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस मनाते हैं। क्या 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं बच्चे? विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। विश्व बाघ दिवस हम लोग मनाते हैं 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 29 जुलाई को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले डेटा पर चर्चा करते हैं। हमारा संविधान हमारा जो सम्मान है इसका दूसरा क्षेत्रीय आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया? तो हमारा संविधान और हमारा आप देखोगे सम्मान है, इसका दूसरा जो क्षेत्रीय है ये आयोजित किया गया कहाँ पर? तो ये आयोजित किया गया प्रयागराज में। एक प्रकार की डिबेट है जिसका कि आयोजन कहाँ पर हुआ? प्रयागराज में। उद्देश्य क्या था? तो लोगों को अवेयर करना, किस मामले में? तो अपने संविधान की कम से कम लोगों की क्या हो? तो जानकारी हो। तो संविधान को के बारे में जागरूक करना, संविधान के बारे में लोगों को अवेयर करना, ये क्या है? तो ये आपको मिलेगा अगर बात करा जाए
तो हमारा संविधान और हमारा सम्मान ये आपको दिखाई देगा। यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है इसका निर्माण कहाँ पर होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर है ना बच्चे, इसका निर्माण अगर पूछा जाए कहाँ पर होगा तो नोट करना, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर अगर देखा जाए तो ये बनने वाला है, सबसे पहले तो ध्यान दो कि बनेगा कहाँ? बिहार में। क्या बनेगा कहाँ पर? तो बिहार में बनेगा। अब बिहार में कहाँ पर बनेगा? पूर्वी चंपारण में। तो विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है ये बनेगा कहाँ पर भाई? बिहार में। और बिहार में कहाँ पर? पूर्वी चंपारण में। ऑप्शन संख्या हो जाएगा ए। क्या होगा बच्चे? ऑप्शन संख्या ए। अयोध्या में तो बन ही रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर। अयोध्या में तो मान लीजिए प्रभु श्री राम का मंदिर बन ही रहा है भाई। प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। पढ़ चुके थे हम लोग कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। 22 जनवरी 2024 को क्या हुई? प्राण प्रतिष्ठा हुई यहाँ से। और प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या है। क्या? ऑप्शन संख्या है। चलो आगे चलते हैं और अगले डेटा पर चर्चा करते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस एक्सपो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस एक्सपो है बच्चे, इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। कहाँ पर? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। यानी प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो उत्तर लिख लेना ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार के द्वारा किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के बारे में? अब देखो बच्चे, अपने भारत में ना जो इमरजेंसी लगी हुई है वो कितनी तरह की? तो सबसे पहले इमरजेंसी बच्चे 3 बार लगी हुई है। एक बार 1962 में लगा था, जो कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय लगा हुआ था। फिर 1971 में लगा, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगा। और एक इमरजेंसी लगाई गई 1975 में, और वो जो इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून को लगाई गई थी। तो 25 जून 1975 को क्या हुआ? इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को। अब 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी, क्या 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी, ध्यान रखना बच्चे कि ये जो इमरजेंसी लगी थी ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगी थी, इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। जबकि अन्य प्रारंभ की जो 2 थी, वो हमने बताया कि प्रारंभ की जो 2 थी बच्चे, उसको हमने लगाया था किस रूप में? तो वो हमने लगाया हुआ था, मैंने यहाँ पर बताया कि आंतरिक अशांति के आधार पर। और प्रारंभ के जो 2 थे, अगर उसको देखोगे तो प्रारंभ के जो 2 इमरजेंसी लगी थी प्यारे, वह लगी थी युद्ध के आधार पर। अब दिक्कत क्या हुई कि ये जो इमरजेंसी है इसका लगातार विरोध होता है कि जानबूझ करके लगाया गया। अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसको घोषित कर दिया एक दिवसीय संविधान हत्या दिवस। तो एक नया है बच्चे, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान हत्या दिवस, ये अगर पूछ लिया जाए कि साहब किस तिथि को मनाया जाता है, तो संविधान जो हत्या दिवस यह मनाया जाता है किस तिथि को? 25 जून को मनाते हैं। प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थान पर प्रदेश का दूसरा ई हाउस यानी कि कंटेनर में बिजली घर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो प्रदेश का दूसरा जो, अगर देखोगे ई कंटेनर हाउस की बात करें, ये कहाँ पर बनेगा? तो ये आपको दिखाई देगा वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। अब देखो, अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या हो? देखो, ये बिजली की खपत को पूरा करेगा बच्चे, ध्यान से सुनना। जो बिजली की खपत है ना, इसको कंप्लीट करेगा। बिजली की खपत को क्या करेगा? ये पूरा करेगा। तो बिजली की खपत को पूरा करेगा, ये इसका काम है। बिजली की खपत को क्या करेगा? पूरा करेगा। ठीक है। अगर बात करा जाए उत्तर प्रदेश राज्य में दूसरा ई हाउस कंटेनर, ये कहाँ पर स्थापित हुआ? तो देखो, इससे पहले एक कंटेनर स्थापित हुआ था नोएडा में, और नोएडा में बढ़िया चल रहा है। अब इन्होंने वाराणसी में कर दिया है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये खपत होगी। कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश में खपत होगी बढ़िया बिजली की। ऐसी दशा में अगर बात करा जाए, उत्तर क्या होगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा इस प्रश्न में उत्तर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए नोट कर लेना, पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा इस प्रश्न का उत्तर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। क्या? अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं ना। चलो, अगला कह रहा है क्या बच्चे कि हाल ही में एक वैज्ञानिक के द्वारा अगर बात करें तो ध्यान रखना क्या है। अब देखो क्या होगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त, हाँ बहुत अच्छा। चलो, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? देखो भाई, एक कार्यक्रम शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक जिला एक उत्पाद। अब एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो एक जिला जो एक उत्पाद है, ये अगर देखा जाए तो ये शुरू किया था, फायदा भी हुआ इसका। अब इसी की नकल करते हुए ICR ने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कर दिया है भाई, कि वैज्ञानिकों की क्या हो, चीजें बढ़िया हो, बेहतर हो, इसको लेकर के बात किया गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे यहाँ पर बढ़िया से पूछा जा रहा है, ठीक है।
अब देखो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन जो नन्हे फरिश्ते हैं इसके बारे में पूछ रहा है बच्चे कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त। देखो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का जो संबंध है ना ये आरपीएफ से, क्या है, आरपीएफ से, यानी उत्तर क्या होगा, आरपीएफ। ऑप्शन संख्या क्या होगा, ए हो जाएगा, आरपीएफ होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर क्या है बच्चे, तो देखो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने क्या किया है कि देखभाल और सुरक्षा वाले आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिए, क्या ये एक तरीके से देखा जाए ना तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते क्या है, बच्चों को बचाने से संबंधित है, बच्चों को बचाने से संबंधित है। बच्चे ध्यान समझना कि बच्चों को बचाने से संबंधित है, इसको नोट कर लो, ये बच्चों को बचाने से संबंधित है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन को मंजूरी दी गई है। इसमें यूपी कितने जनपद हैं। देखो भाई जिस प्रकार केंद्र में दिल्ली एनसीआर का मामला है, केंद्र में क्या है, दिल्ली एनसीआर का मामला है, राज्य राजधानी क्षेत्र है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमने स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर के बारे में बात करी है कि साहब इसमें क्या मामला है, स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल जो रीजन है, स्टेट कैपिटल रीजन, इसके बारे में बात करी है। अब स्टेट कैपिटल रीजन या एससीआर की जो हम बात कर रहे हैं तो एससीआर में कितने जिले शामिल होंगे, तो एससीआर में बच्चे 6 जिले शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के 6 जिले इसमें शामिल होने वाले हैं, यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी। अब आपके मन में चल रहा होगा सर 6 जिले कौन कौन से हैं, तो 6 जिलों को नोट कर लो भाई। एससीआर में जो 6 जिले हैं उसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। क्या, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, है ना। कौन कौन से भाई, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली, इतने जिले मिलेंगे इसमें। कितने, तो इतने जिले मिलेंगे बच्चे। ध्यान देना इसमें कानपुर नहीं है, क्या ध्यान देना इसमें कानपुर नहीं है बच्चे। तो लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव और बाराबंकी, कुल 6 जनपद को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किस स्थान पर किया, तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया गया है ये मुंबई में किया गया है बच्चे। आईएनएस टावर्स क्या है, तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अगर देखा जाए तो ये मुख्यालय, एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, आईएनएस की अगर बात करें तो ये इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, इस बात को समझना। इंडियन न्यूज़पेपर जो सोसाइटी है ये है आईएनएस बोला जाता है इसको, इंडियन जो न्यूज़पेपर सोसाइटी है इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी होगा, मुंबई होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा, मुंबई होगा इस प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला गया। पूर्वी भारत का पहला, देखो अगर तुमसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कौन सा है, तो साहब उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय पूछा जाए तो ये हो जाएगा, कहाँ पर है, चित्रकूट में। यूपी का पहला दिव्यांग जब विश्वविद्यालय आपसे पूछ लिया है तो उत्तर क्या होगा, चित्रकूट में, है ना। यूपी का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो चित्रकूट में मिलेगा यूपी का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। लेकिन अगर बात करें तो पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, तो पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो ये खोला जाएगा उड़ीसा में। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, उड़ीसा में खोला जाएगा। सॉरी, कहाँ पर खोला जाएगा, तो झारखंड की राजधानी रांची में। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना बच्चे, क्या उत्तर होगा, तो झारखंड की राजधानी रांची होगा ना। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। प्रश्न का उत्तर होगा झारखंड के रांची में। तो उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पर मिलेगा, चित्रकूट में। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय इसका नाम है, जबकि यहाँ पर जो पूछ रहा है ये हो जाएगा झारखंड, है ना। उत्तर क्या होगा, झारखंड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के तहत नदियों किनारे कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जो अभियान है इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, तो नदियों किनारे 3.72 करोड़, ध्यान से सुनना, 3.72 करोड़ पेड़ लगने वाले हैं। तो ये बड़ी संख्या है कि नदियों किनारे इतने ज़्यादा पेड़ लगने वाले हैं। कितने भाई, 3.72 करोड़, है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। देखो भाई, पर्यटक आते तो हैं लेकिन कचरा बहुत फैलाते हैं। क्या, पर्यटक आते तो हैं लेकिन कचरा बहुत फैलाते हैं। अब सिक्किम के बारे में अगर आप जानते होंगे तो जानते होंगे कि भारत का पहला राज्य है जो 100% जैविक खेती करता है। तो शुरुआत से ही सिक्किम ने क्या किया बच्चे, इको फ्रेंडली तरीके से काम किया है। अब इसने क्या कर दिया है, तो पर्यटक वाहनों को बोल दिया कि भाई कचरा बैग लेकर के जाएं, क्योंकि जो फैला रहे हो वो बटोर के लेके जाओ। क्या, जितना कचरा फैला रहे हो भाई उसको बटोर के लेकर के जाओ। तो ये भी उत्तर होगा, ऑप्शन संख्या क्या, ए।
आगे बढ़ेंगे, अगला है भारत की सबसे बड़ी और दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी कहाँ पर स्थापित होगी? तो भारत की सबसे बड़ी और दक्षिण भारत की पहली जो तेंदुआ सफारी है इसको बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में, कहाँ पर बच्चे? तो बन्नेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा। और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर बच्चे? तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान? कर्नाटक में। जबकि आप देखोगे पेरियार और साइलेंट वैली ये दोनों ही कहाँ पर मिलेगा? तो केरल में मिलेगा पेरियार और साइलेंट वैली। और बांदीपुर की बात करें ये मिलेगा कर्नाटक। बांदीपुर कहाँ पर मिलेगा? तो कर्नाटक में मिलेगा। हाँ चलो, प्रश्न में उत्तर क्या होगा? बन्नेरघट्टा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी बच्चे तेंदुआ सफारी पार्क है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के 2 हाल का नाम चेंज किया गया। अब 2 हाल का नाम चेंज किया गया, देखो 2 हाल का नाम क्यों चेंज किया गया? देखो अगर राष्ट्रपति भवन को देखोगे तो राष्ट्रपति भवन एग्जैक्टली पुरानी इमारत है, नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन और पुराना संसद भवन, ये सब एडमिन लुटियन से बनाया था। किसने भाई? एडमिन लुटियन से बनाया था। नई दिल्ली, पुराना संसद भवन, राष्ट्रपति भवन। तो उसमें कुछ नाम लिखे गए जैसे दरबार हाल है और अशोक हाल है। अब दरबार हाल थोड़ा सा पुराना फीलिंग देता था तो उसका नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया और अशोक हाल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया। यानी प्रश्न में उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस राज्य के धरोहर को भारत की 43वीं साइट, पीछे बढ़ा के आ रहा हूं कि जो 43वीं विश्व धरोहर स्थल है वो है असम की मोइदम्स। क्या है? असम की जो मोइदम्स है ये भारत की 43वीं विश्व धरोहर स्थल है। असम की मोइदम्स याद रखना, असम का जो मोइदम्स है ये भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। ये अहोम साम्राज्य की एक तरीके से देखा जाए तो कब्र है। क्या? अहोम जो साम्राज्य है इसकी क्या है? तो अहोम साम्राज्य की कब्र है, याद रखना। अहोम जो एम्पायर है इसकी कब्र के रूप में इसको देखते हैं। तो अहोम एम्पायर का ये कब्र है बच्चे। असम का जो मोइदम्स है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। असम का मोइदम्स, प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगर तुमसे 41वां पूछ रहे इससे पहले वाला, तो 41वां मैंने बताया भाई शांति निकेतन है। और ये जगह कहाँ पर है? शांति निकेतन तो जगह है कहाँ पर? तो ये पश्चिम बंगाल में। इसी तरीके से 42वां है, तो 42वां याद रखना कि 42वां अगर तुमसे पूछा जाए तो ये होयशालेश्वर मंदिर है। कौन सा? होयशालेश्वर मंदिर है। और होयशालेश्वर जो जगह है ये कहाँ पर मिलेगा? तो होयशालेश्वर जो जगह मिलेगा बच्चे ये मिलेगा कहाँ पर? कर्नाटक में। प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत का जो 500वां सामुदायिक रेलवे स्टेशन है इसकी रेडियो स्टेशन है, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? तो भारत का जो 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है इसकी शुरुआत की गई मिजोरम के आइजोल में। क्या भाई? मिजोरम के आइजोल में। देखो 23 जुलाई को हर साल क्या किया जाता है? तो प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्या? 23 जुलाई को हर साल प्रसारण दिवस मनाते हैं भारत में। सुनना मेरी बात, 23 जुलाई को हर साल हम मनाते हैं प्रसारण दिवस। ऐसी दशा में प्रसारण दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई। प्रसारण दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई। और यहाँ पर क्या हुआ? 23 जुलाई को हमने जब शुरू किया तो इसी दिन मिजोरम के आइजोल में, कहाँ पर? मिजोरम के आइजोल में 500वां जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है इसकी आधारशिला रखी गई। तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? मिजोरम का आइजोल। ऑप्शन संख्या क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आइजोल होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा? आइजोल होगा इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्या दिक्कत है। अगर तुमसे पूछ रहे कि रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना जो विश्व रेडियो दिवस है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जो रेडियो दिवस है यह मनाया जाता है कब बच्चे? तो विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। क्या? 13 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस, है ना। 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। ये दोनों ही बातें नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग जो सिकुनला सुरंग है इसको किस राज्य में बनाया जा रहा है? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग जो सिकुन सुरंग है बच्चे इसको बनाया जा रहा है लद्दाख में। क्या? लद्दाख में। इसका उद्घाटन किसने किया बच्चे? तो देखो 15,000 फुट की ऊंचाई पर है ये। क्या? 15,800 फीट की ऊंचाई पर है ये जो कहा जा रहा है ना सबसे ऊंची। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 15,800 फीट है। इसका उद्घाटन किसके हाथों हुआ? तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ। कहाँ पर बन रही है? लद्दाख में। उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के हाथों और ये लद्दाख में बन रही थी। इसी तरीके से एक सेला सुरंग है जो बीते दिनों चर्चा में रही। तो सेला सुरंग भी थोड़ा सा याद रखना। सेला सुरंग कहाँ पर मिलेगा? तो सेला जो सुरंग है ये मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा बच्चे अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? तो जीएसटी ट्रिब्यूनल यूपी में बनाया जाएगा। और जीएसटी ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? तो जीएसटी ट्रिब्यूनल बच्चे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में बनाया जाएगा। क्या? 3 शहरों में, लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी। अगर पूछा जाए
जीएसटी ट्रिब्यूनल कितने शहरों में? तो 3 शहरों में। और 3 शहरों में कौन कौन से हैं? लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी। लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी। लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी, 3 शहर आपको मिलेंगे, लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी। लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जो भूमिगत संग्रहालय है ये किस मकबरे में खोला गया? देखो भाई, भारत का जो पहला भूमिगत संग्रहालय है इसको हुमायूं के मकबरे में खोला गया। कहाँ पर? हुमायूं का जो मकबरा है ना, यहाँ पर ये भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खोला गया था हुमायूं के मकबरे में। यानी प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए। अच्छा बच्चे, अगर हुमायूं का मकबरा पूछ लिया जाए है कहाँ पर, तो याद रखना हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसको बनवाया किसने है? तो हुमायूं का मकबरा बेसिकली अगर देखा जाए दिल्ली में है, और इसको बनवाया किसने है? तो बेगा बेगम के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? ये जो मकबरा है बनवाया किसने है? बेगा बेगम के द्वारा इस मकबरे को बनवाया गया है ना। उत्तर हो जाएगा बेगा बेगम। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दिल्ली में बेगा बेगम ने इसको बनवाया था। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय होने जा रहा है हुमायूं का जो मकबरा है, इसको ध्यान रखना। और प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या? ए हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर का मकबरा आपको पता है भाई, सिकंदरा है। क्या? सिकंदरा है अकबर का मकबरा, और ये आगरा में है। सिमिलरली अगर पूछ रहा शेर शाह सूरी का मकबरा, ये कहाँ पर है? सासाराम में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है भाई? सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा, है ना। आगे बढ़ेंगे और अगले डेटा पर चर्चा करेंगे। अगला है वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की स्थापना की गई? तो वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी जो मीट है इसकी शुरुआत की गई कहाँ पर? लखनऊ में। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। क्या? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ेंगे और अगले डेटा पर चर्चा करेंगे। अगला है कि साहब उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो पुलिस है इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो पुलिस है इसको लॉन्च किया गया त्रिनेत्र 2.0। क्या? त्रिनेत्र 2.0, ध्यान रखना इसका नाम इन्होंने रखा है त्रिनेत्र 2.0, 2.0, है ना। यानी प्रश्न का उत्तर होगा त्रिनेत्र 2.0। याद रखो कि ये जो त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन है इस ऐप को लॉन्च किया गया यहाँ पर। और अगर हम बात करें तो त्रिनेत्र जो 2.0 एप्लीकेशन है बच्चे, इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो एक तो अपराध को रोकना, इसका उद्देश्य क्या है? अपराध को और रोकना, इसका उद्देश्य अपराध को रोकना, इसका उद्देश्य है। त्रिनेत्र जो एप्लीकेशन है इसका अपराध को रोकना, और दूसरा इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपराध की जांच की जाएगी। दो चीज़ें हैं, अपराध की रोकथाम और अपराध की जांच। क्या? अपराध की रोकथाम और अपराध की जांच, ये दो चीज़ें हैं। प्रश्न में उत्तर होगा त्रिनेत्र 2.0, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की स्थापना यूपी में कहाँ पर की जाएगी? तो यूनेस्को ग्लोबल जो जियो पार्क है इसकी स्थापना कहाँ पर होगी? जल्दी से कमेंट कर बता दो भाई। तो यूनेस्को ग्लोबल जो जियो पार्क है अगर देखा जाए तो यहाँ पर होने जा रहा है कहाँ पर? चित्रकूट में। यूनेस्को जो ग्लोबल जियो पार्क है इसकी स्थापना कहाँ पर होगी? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साहब चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में। ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल जियो पार्क में होता क्या है भाई? पुराने इतिहास दिखाए जाते हैं। क्या? पुराने इतिहास, पुरानी परंपराएं। आपको ध्यान रखना है कि चित्रकूट में अगर देखा जाए तो मंदाकिनी अथवा जो पयस्विनी नदी है इसके किनारे है ये मंदाकिनी अथवा पयस्विनी नदी किनारे है चित्रकूट। याद रखो मंदाकिनी अथवा जो पयस्विनी नदी है इसके किनारे है चित्रकूट। तो ये बता सकते हो कि मंदाकिनी अथवा पयस्विनी नदी किनारे आपको दिखाई देगा ये चित्रकूट। प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी, चित्रकूट होगा इस प्रश्न का उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए चुना गया है? सस्टेनेबल सिटी जो चैलेंज है इसमें भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को चुना गया? तो उत्तर प्रदेश को चुना गया यहाँ पर वाराणसी। क्या उत्तर होगा? वाराणसी हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चे? वाराणसी हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या होगा? वाराणसी होगा, यानी ऑप्शन संख्या ए। अगला अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने वायरल और बैक्टीरिया खतरे को कम करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसका नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर बात करें वायरल और बैक्टीरिया खतरे को कम करने के लिए डायरिया रोको अभियान शुरू किया। कौन सा? डायरिया रोको अभियान। यानी प्रश्न में उत्तर क्या होगा? डायरिया रोको अभियान। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व के शिल्प शहरों में शामिल किया गया है या शामिल नहीं है? देखो अभी हाल ही में शिल्प शहरों में श्रीनगर को शामिल किया गया और ऐसा होने वाला तीसरा शहर था। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन कौन से शहर है जो विश्व के शिल्प शहरों में शामिल है? तो ध्यान रखना, सॉरी ये चौथा भारतीय शहर था। इससे पहले आपको जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर 3 शहर थे। क्या? जयपुर था इसमें, फिर क्या था बच्चे? मैसूर था और मल्लपुरम आपको दिखाई पड़ रहे थे।
यानी कि ऑलरेडी 3 शहर थे पहले से और चौथा हो गया है कौन सा, श्रीनगर। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो याद रखना कि वाराणसी इसमें नहीं है शामिल बच्चे। उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी। क्या ऑप्शन संख्या डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी से कमेंट कर बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आज का जो सेशन है, जो 45 प्रश्न है बच्चे, वो इसी तरीके से समाप्त होते हैं। अब देखो, मैंने बताया आपको कि इन दिनों दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है और दिवाली का जो ट्रिपल धमाका ऑफर है इसमें क्या है, तो 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, टेस्ट सीरीज चल रही है और इसके अलावा आप देखोगे तो रिकॉर्डेड जो कोर्स है ये फ्री मिलने वाला है लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के तहत। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो बच्चे, हमने कोशिश करा कि जनवरी से लेकर के पूरा अक्टूबर तक आपको पढ़ाएं, जिसमें से हमने जनवरी, इसके अलावा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक पढ़ा चुके हैं। कल वाली जो क्लास है संडे वाली, ध्यान रखना उसमें सितंबर और अक्टूबर के पढ़ाएंगे और इसके बाद से हम लोग वापस अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। जो करंट अफेयर रेगुलर चलता है वो रेगुलर शुरू हो जाएगा। अभी रिवीजन चला था क्योंकि छुट्टियां चल रही थी, तो अभी हमने रिवीजन वाले पैटर्न पे ही इसको रखा था, है ना। तो आशा करते हैं कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, साथ में पुरानी चीज़ों को सीखे होंगे। अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ें और अब धीरे से लग जाना है क्योंकि छुट्टियां लगभग समाप्त होने की पर है ना। तो आपसे मिलते हैं बच्चे कब, तो आपसे मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।